करने का निश्चय करते हैं। वे शाम को जंगल में पहुंचे। सूरज ढलने ही वाला था। चारों के हाथ में टॉर्च और एक पुराना नक्शा था। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, अजीब सी ठंड और खामोशी छाने लगी। रास्ते में उन्हें एक टूटी फूटी हवेली मिली। हवेली के दरवाजे पर खून के धब्बे थे और दीवारों पर पुरानी अजीब सी पेंटिंग्स बनी हुई थीं। अचानक हवेली के अंदर से किसी के हंसने की धीमी आवाज आई। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और डरते डरते अंदर घुस गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर लगी मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। सिमी ने देखा कि दीवार पर एक लड़की की पुरानी तस्वीर थी, जिसकी आंखें लाल हो रही थीं। उसी समय रोहित ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आर्यन ने दरवाजे के पीछे से आती एक आवाज सुनी और उसने दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना कमरा था, जिसमें जमीन पर एक गोल घेरा बना हुआ था। उस घेरे के अंदर खून से लिखे मंत्र और एक गुड़िया पड़ी थी। तभी प्रिया ने देखा कि वह गुड़िया अपनी जगह से हिल रही है। जैसे ही वे वहां से भागने की कोशिश करने लगे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली में हर तरफ से चीखों की आवाजें आने लगी। रोहित ने नक्शे को देखा और उसमें लिखा था, अगर साया को जगाया तो मौत तय है। तभी एक लंबा काला साया उनके सामने प्रकट हुआ। वह धीरे धीरे उनके करीब आने लगा। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए। अंत में सुबह गांव वालों को जंगल के पास उन चारों की लाशें मिली। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उनके चेहरे पर भयानक डर जमे हुए थे। लोग कहते हैं कि साया वाला जंगल अब और भी खतरनाक हो गया है। जो भी उसके रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है, वह हमेशा के लिए गुम हो जाता है। गांव में 4 दोस्तों की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई डर और दहशत में था। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि यह साया का बदला है, जबकि कुछ ने इसे सिर्फ अंधविश्वास करार दिया। लेकिन प्रिया की छोटी बहन तान्या अपनी बहन के अजीब तरीके से गायब होने से संतुष्ट नहीं थी। वह जानना चाहती थी कि उस रात क्या हुआ था। तान्या ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी बाबा हरिदास से बात की। बाबा हरिदास ने उसे बताया कि कई साल पहले उसी हवेली में एक तांत्रिक काल भैरव अपनी तांत्रिक साधना किया करता था। वह अमृतत्व पाने के लिए मासूम बच्चों की बलि देता था। एक दिन गांव वालों ने उसे पकड़कर उसकी साधना को तोड़ दिया और उसे उसी हवेली में जलाकर मार डाला। मरने से पहले उसने शाप दिया था कि जो भी उसकी साधना को छेड़ेगा, वह उसकी आत्मा का शिकार बन जाएगा। तान्या ने बाबा हरिदास से मदद मांगी। बाबा ने कहा, अगर तुम अपनी बहन और उसके दोस्तों की आत्मा को शांति देना चाहती हो, तो तुम्हें उस हवेली में जाकर तांत्रिक के शाप को तोड़ना होगा। तान्या के साथ उसका दोस्त राहुल और 2 अन्य लोग, निशा और विवेक, उसके मिशन में शामिल हो गए। रात के समय वे चारों उस हवेली में पहुंचे। अंदर दाखिल होते ही हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तान्या ने देखा कि दीवारों पर खून से लिखे कुछ मंत्र चमकने लगे। राहुल ने जैसे ही मोमबत्ती को उठाया, हवेली में गूंजती एक कर्कश आवाज आई, तुमने गलती की है। कमरे के बीच में वही गोल घेरा था, जिसमें अब एक बड़ा सा शीशा रखा हुआ था। शीशे में चारों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं, लेकिन परछाइयां हिल रही थीं, जबकि वे स्थिर खड़े थे। अचानक शीशे से एक काला धुआं निकला और हवेली में फैला। तान्या ने बाबा द्वारा दी गई हनुमान चालीसा की पुस्तक निकाली और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ती गई, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। राहुल को लगा कि किसी ने उसका गला दबा लिया है, जबकि निशा हवा में उठने लगी। विवेक की आंखों से खून बहने लगा। तभी साया ने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं हर उस आत्मा को कैद करूंगा जो इस हवेली में कदम रखेगी। तान्या ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी मंत्र पढ़ा। उस मंत्र के खत्म होते ही एक तेज रोशनी हवेली में फैल गई। साया की चीखें गूंजने लगीं और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। जब रोशनी कम हुई तो चारों जमीन पर गिर पड़े। हवेली की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगीं। तान्या और उसके दोस्तों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। अगले दिन बाबा हरिदास ने बताया कि शाप टूट चुका है और साया हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन तान्या जानती थी कि हवेली की उन दीवारों के पीछे अब भी कुछ छिपा हुआ है। गांव वाले उस दिन के बाद कभी भी साया वाले जंगल के पास नहीं गए। हवेली के खंडहर अब भी वहां खड़े हैं और लोग कहते हैं कि रात में वहां से अब भी किसी के रोने और हंसने की आवाजें आती हैं।
तान्या और उसके दोस्तों ने समझा कि शाप खत्म हो चुका है, लेकिन चीजें उस तरह खत्म नहीं हुई जैसा वे सोच रहे थे। हवेली से लौटने के कुछ दिनों बाद तान्या के घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक रात जब तान्या अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी तो खिड़की के बाहर एक परछाई दिखी। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन तभी वह परछाई खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। तान्या ने डरते हुए खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन खिड़की अपने आप खुली रह गई। परछाई धीरे धीरे अंदर आने लगी। वह डर के मारे अपनी जगह जम गई और तभी परछाई ने एक फुसफुसाती आवाज में कहा, तुमने मुझे हराया नहीं है, तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। अगले दिन राहुल के घर से खबर आई कि वह अजीब तरह से बड़बड़ा रहा है और दीवारों पर खून से अजीब संकेत बना रहा है। निशा को हर समय ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है। विवेक की तबीयत खराब होने लगी और वह अजीब अजीब चीजें देखने लगा। तान्या को एहसास हुआ कि साया ने अपनी शक्ति खोने के बजाय उसे और फैलाने का मौका पा लिया है। वह अब उनके चारों ओर था और उसने उनके मन और आत्मा को धीरे धीरे अपने वश में करना शुरू कर दिया था। तान्या ने बाबा हरिदास से फिर से मदद मांगी। बाबा ने कहा, साया को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसके मूल शरीर की राख को नष्ट करना, लेकिन यह बेहद खतरनाक होगा क्योंकि वह तुम्हें ऐसा करने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। तान्या और उसके दोस्त, जिनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी, ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और फिर से हवेली की ओर बढ़े। इस बार हवेली पूरी तरह बदल चुकी थी। दीवारें काली हो चुकी थीं, फर्श पर खून के धब्बे थे और हवा में अजीब सी दुर्गंध थी। वे तांत्रिक की राख तक पहुंचे, लेकिन राख के पास पहुंचते ही चारों के बीच दरारें पड़ने लगीं। राहुल ने अचानक तान्या पर चिल्लाना शुरू कर दिया, यह सब तुम्हारी गलती है, अगर तुमने साथ न दिया होता तो यह सब न होता। निशा और विवेक भी लड़ाई में शामिल हो गए। तान्या को समझ में आ गया कि यह साया की चाल है जो उन्हें आपस में लड़ाकर कमजोर करना चाहता है। तान्या ने खुद को संभाला और राख को जलाने की कोशिश की, लेकिन तभी साया का भयानक रूप उसके सामने प्रकट हुआ। वह अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। उसने तान्या को धमकाते हुए कहा, अगर तुमने मेरी राख को छुआ तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। तान्या ने बिना रुके हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। आवाज के साथ साथ साया चिल्लाने लगा। राहुल, निशा और विवेक, जो अब साया के वश में थे, तान्या को रोकने की कोशिश करने लगे। तान्या ने किसी तरह राख पर गंगा जल डाला और उसे आग के हवाले कर दिया। जैसे ही राख जलनी शुरू हुई, हवेली कांपने लगी। साया ने आखिरी बार जोर से चीखते हुए कहा, तुमने मुझे नहीं मारा, तुमने मुझे और भी ताकतवर बना दिया, मैं वापस आऊंगा। राख के जलते ही हवेली गिरने लगी, लेकिन तान्या और उसके दोस्त किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे। गांव में फिर से शांति छा गई। तान्या ने महसूस किया कि वह और उसके दोस्त अब साया के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन रात में तान्या के कमरे में रखे एक पुराने शीशे में अचानक दरार पड़ गई और उसमें साया की धुंधली परछाई नजर आई। तान्या ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन साया की परछाई शीशे में दिखाई देने के बाद उसके जीवन में अजीब घटनाएं तेजी से बढ़ने लगीं। सबसे पहले उसके घर में रखे पुराने सामान अपने आप इधर उधर होने लगे। कभी लाइट्स अपने आप बंद हो जाती तो कभी खिड़कियां बिना हवा के खुलने लगती। एक रात तान्या को सोते समय महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक काली परछाई उसके बेड के पास झुकी हुई थी। वह घबराकर चिल्लाई, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च ऑन की, परछाई गायब हो गई। अगले दिन राहुल, निशा और विवेक ने उसे कॉल करके बताया कि उनके साथ भी कुछ अजीब हो रहा है। निशा को सपने में हर रात वही गोल घेरा दिखता था। विवेक को हर जगह तांत्रिक के हंसने की आवाज सुनाई देती और राहुल को लगता था कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। तान्या ने बाबा हरिदास से मिलने का फैसला किया, लेकिन जब वह उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा, मैंने जो किया वह पर्याप्त नहीं था। साया की शक्ति उसकी राख से जुड़ी थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी इस दुनिया में भटक रही है। उसे पूरी तरह नष्ट करने के लिए तुम्हें उसकी अंतिम निशानी को खत्म करना होगा। बाबा ने बताया कि तांत्रिक ने मरने से पहले अपनी आत्मा को एक प्राचीन किताब में बंद कर दिया था, जिसे वह हवेली में छुपा कर गया था। उस किताब को ढूंढो और नष्ट करो, वरना वह सदा तुम्हारे पीछे रहेगा, बाबा ने चेतावनी दी। तान्या, राहुल, निशा और विवेक ने एक बार फिर साहस जुटाया और उस खंडहर हवेली की ओर रवाना हुए। इस बार हवेली और भी भयावह लग रही थी। अंदर पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ
कि हवेली अब जिंदा हो चुकी थी। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो रहे थे और हर कोने से अजीब चीखें आ रही थीं। वह कमरे जहां गोल घेरा था में एक सीढ़ी मिली जो हवेली के नीचे तहखाने की ओर जाती थी। नीचे घने अंधेरे में एक छोटी लकड़ी की अलमारी थी। अलमारी के अंदर वही प्राचीन किताब रखी थी। जैसे ही उन्होंने किताब उठाई, हवेली में तेज भूकंप जैसा महसूस हुआ। साया का चेहरा हवेली की दीवारों पर उभरने लगा। जैसे ही उन्होंने किताब को नष्ट करने की कोशिश की, साया ने अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया। राहुल को हवा में उछाल दिया गया, निशा के हाथ में जलन होने लगी और विवेक को जमीन पर खींचा जाने लगा। तानिया ने बाबा द्वारा दी गई आखिरी सलाह याद की, किताब को केवल आग और मंत्रों की शक्ति से नष्ट किया जा सकता है। तानिया ने हिम्मत जुटाई और मंत्र पढ़ते हुए किताब को आग में डाल दिया। जैसे ही किताब जलने लगी, साया जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज से हवेली की दीवारें गिरने लगीं। एक आखिरी बार उसने तानिया की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे खत्म कर दिया, लेकिन तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। जैसे ही किताब पूरी तरह जल गई, हवेली पूरी तरह ढह गई। चारों किसी तरह बचकर बाहर निकले। इस बार सब कुछ शांत था। तानिया ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में अब भी एक सवाल था, क्या सच में सब खत्म हो गया है? कुछ दिनों बाद तानिया के घर में एक पैकेज आया जिसमें राख से सना वही पुराना शीशा था। शीशे पर लिखा था, मैं वापस आऊंगा। शीशा देखने के बाद तानिया का दिल बैठ गया। वह समझ चुकी थी कि साया पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उसने शीशे को तुरंत नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे तोड़ने के लिए हथौड़ा उठाया, शीशे से तेज काला धुआं निकला और उसके चारों ओर फैल गया। धुआं एक बार फिर वही फुसफुसाती आवाज लेकर आया, तुमने मुझे तोड़ा नहीं, मुझे और मजबूत बना दिया है। उस रात तानिया को अजीब सपने आए। उसने देखा कि वह किसी गहरी डरावनी जगह पर खड़ी है, जहां चारों तरफ खोपड़ियां और जली हुई हड्डियां बिखरी हुई हैं। सपने में उसे वही तांत्रिक नजर आया जो हंसते हुए कह रहा था, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सुबह उठते ही तानिया ने बाबा हरिदास से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले बोले कि बाबा रातों रात गायब हो गए। उनके घर में सिर्फ एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, साया अब इस दुनिया का हिस्सा बन गया, उसे रोकने का समय खत्म हो चुका है। इस बार तानिया ने अकेले लड़ने का फैसला किया, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वह अकेली कुछ नहीं कर पाएगी। तभी उसे सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला जिसमें एक व्यक्ति पारलौकिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई के बारे में बता रहा था। नाम था कबीर, एक अनुभवी परमाणु वैज्ञानिक। तानिया ने कबीर से संपर्क किया और उसे अपनी पूरी कहानी बताई। कबीर ने बताया कि साया अब केवल आत्मा नहीं, वह एक बुरी ऊर्जा बन चुका है जो हर जगह फैल सकती है। तुमने उसे रोकने की कोशिश में उसकी ताकत को दुनिया में फैला दिया है, कबीर ने कहा। साया को खत्म करने का एकमात्र तरीका है उसके आत्मिक स्रोत को ढूंढना और उसे नष्ट करना। यह स्रोत किसी प्राचीन तांत्रिक स्थल पर छिपा हो सकता है। तानिया, कबीर, राहुल, निशा और विवेक ने उस स्रोत को खोजने की तैयारी शुरू कर दी। उनकी खोज उन्हें एक पुराने मंदिर तक मिली जो गांव से कई मील दूर था। मंदिर सुनसान था और चारों ओर डरावनी मूर्तियां लगी हुई थीं। कबीर ने समझाया कि यह वही स्थान है जहां साया ने अपनी आत्मा को तांत्रिक विद्या से मजबूत किया था। मंदिर के अंदर पहुंचते ही वातावरण भारी हो गया। उनके कदमों के साथ गूंजती आवाजें और छत से टपकता खून साया की मौजूदगी का संकेत दे रहे थे। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा कटोरा रखा था जिसमें हड्डियों का ढेर खून बिखरा था। जैसे ही कबीर ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, साया ने उनका टुकड़ा कर दिया। निशा हवा में उड़ गई और अजीब आवाजें निकालने लगी। विवेक और राहुल को जमीन में खींचा जाने लगा। कबीर ने तानिया से कहा, तुम्हें उस कटोरे को नष्ट करना होगा, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। तानिया ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कटोरे की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, साया का काला धुआं उसके हाथ में चला गया। तानिया ने दर्द सहते हुए मंत्र पढ़ना जारी रखा और आखिरी प्रयास में कटोरे को गिरा दिया। कटोरे के गिरते ही एक भयानक विस्फोट हुआ और साया की चीखें गूंज उठी। मंदिर से बाहर निकलने के बाद सब कुछ शांत लगा। तानिया और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। कबीर ने कहा, अब साया की आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी है,
लेकिन जब तान्या अपने घर पहुंची और शीशे के टुकड़े उठाकर बाहर फेंकने लगी तो उसने देखा कि एक टुकड़े पर खून से लिखा था, तुमने मुझे सिर्फ कमजोर किया है, खत्म नहीं, मैं लौटूंगा। तान्या के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। शीशे के टुकड़े में लिखे गए शब्द ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। क्या सच में साया अभी भी जिंदा था? क्या वे सब उसे खत्म करने में असफल हो गए थे? उसका दिल भारी हो गया, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं थी। अब उसके साथ कबीर और उसके दोस्त थे जो साया के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे। कुछ दिन बाद तान्या और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि कुछ और अजीब घटनाएं घटित हो रही थीं। इस बार साया ने सिर्फ उनकी भौतिक दुनिया को ही नहीं बल्कि उनके मानसिक संसार को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया था। तान्या को हर रात डरावने सपने आने लगे जिनमें वह खुद साया के सामने खड़ी होती, लेकिन वह उसे मारने की बजाय उसके जाल में फंस जाती। उसे ऐसा लगता था जैसे साया अब उसके भीतर समा चुका हो। वह धीरे धीरे अपने आप को कमजोर महसूस करने लगी। राहुल को भी अब ऐसा लगने लगा था कि साया उसके आसपास है। वह अकेले कमरे में बैठा रहता और अजीब सी आवाजें सुनता। निशा और विवेक ने भी मानसिक परेशानियों का सामना करना शुरू कर दिया। एक दिन कबीर ने तान्या से मिलने के लिए बुलाया। वह बहुत गंभीर लग रहा था। तुम्हें पता है, साया अब केवल आत्मा नहीं है, वह एक अंधेरे शक्ति बन चुका है जो लोगों के डर और दुख से अपनी ताकत हासिल करता है। उसने हमारे दिमागों में जगह बना ली। अब हमें उसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उसके अस्तित्व को पूरी तरह से नष्ट करना होगा और इसके लिए हमें एक पुरानी तंत्र विद्या की मदद लेनी होगी। तान्या ने कबीर की बातों पर ध्यान दिया और कबीर ने उन्हें एक प्राचीन तंत्र की पुस्तक दी जिसमें लिखा था कि साया को नष्ट करने के लिए उसे सर्वश्रेष्ठ आहुति देनी होगी। यह आहुति वह तंत्र शक्ति थी जो केवल एक जटिल और खतरनाक साधना से प्राप्त की जा सकती थी। कबीर ने बताया कि उन्हें साया के असली रूप से लड़ने के लिए उसके शक्ति के स्रोत तक पहुंचना होगा और इसके लिए उन्हें उसी हवेली में लौटना होगा जहां साया ने अपनी शक्ति इकट्ठी की। लेकिन इस बार हवेली का वातावरण और भी डरावना था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, हवेली ने अपने पुराने रूप में खुद को फिर से बना लिया था। दीवारों से खून टपक रहा था और हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवाओं का रुख उन्हें महसूस हुआ। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवेली में रुक कर डरावनी आवाजें गूंजने लगी। दीवारों पर खून से लिखे पुराने तंत्र के प्रतीक चमकने लगे। अचानक साया ने अपनी पूरी शक्ति से उन सबको घेर लिया। वह अब अपने पुराने रूप में नहीं था। उसकी आकृति काली धुआं और अंधेरे के जाल में तब्दील हो चुकी थी। तान्या ने देखा उसकी आंखों में एक भयानक लाल रंग था और उसकी हंसी, जो कभी और कुछ नहीं बस एक डरावना क्रूर गूंज थी जो उनके दिमागों में बज रही थी। साया ने कहा, तुमने सोचा कि मुझे खत्म कर दिया है, लेकिन अब तुम सब मेरे ही जाल में फंसने वाले हो। कबीर ने तंत्र विद्या शुरू की, लेकिन साया ने उनकी शक्तियों को तोड़ने की कोशिश की। वह हवेली को काले धुएं से भरने लगा और एक पल में सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन तान्या ने अपनी पूरी शक्ति और विश्वास जुटाया और कबीर की मदद से तंत्र की अंतिम मंत्र को बोला। अचानक हवेली में एक तेज प्रकाश की लहर दौड़ी और साया के रूप को चीरते हुए उसकी शक्ति नष्ट होने लगी। साया के शरीर के टुकड़े धुएं में बदलकर हवा में उड़ गए। वह चिल्लाते हुए बोला, यह तुम्हारा अंत नहीं होगा। साया की शक्ति खत्म हो गई, लेकिन हवेली पूरी तरह ढह गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वे सब बाहर निकले, लेकिन उनका दिल भारी था। क्या वे सच में साया को हराने में सफल हो गए थे? तान्या को अब भी एक डर था कि कहीं वह वापस न लौटे। जैसे ही वे गांव लौटे, एक अजीब सी खामोशी थी। तान्या को महसूस हुआ कि कुछ तो ठीक नहीं है। अचानक उसके मोबाइल पर एक संदेश आया, तुमने मुझे खत्म किया नहीं, तुमने मुझे और भी शक्तिशाली बना दिया है, मैं लौटूंगा। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है, लेकिन ये साया के डर और उसकी वापसी के संकेत देती है, जिससे एक नई कहानी की शुरुआत हो सकती है।